तो किताब की कहानी। मनुष्य अपनी विकास यात्रा के दौरान हर दिन कुछ नया सीखता है। उस सीखे हुए को अपनों को बताने के साथ ही इस प्रयास में भी रहता है कि उसने जो ज्ञान अर्जित किया है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बना रहे। मनुष्य की इसी चाहत से जन्म हुआ उस लिपि और विधि का, जिसे हम आज किताब के रूप में देखते और जानते हैं। किताब किसी भी साक्षर व्यक्ति को रोटी या मिष्ठान से कहीं अधिक मीठी लगती है। सुंदर तस्वीरों वाली कोई मनभाती किताब हाथ लगते ही उसे जल्दी से जल्दी चाट जाने का मन करता है। हालांकि किताब को उस तरह चाटा नहीं जा सकता जिस तरह किसी खाने पीने की चीज को। फिर भी किताब के संदर्भ में चाटना इसलिए कहा जाता है क्योंकि अच्छी चीज पढ़ने की भी एक भूख प्यास होती है जो पढ़ लेने पर ही तृप्त होती है। किताब की दुनिया हमारी सचमुच की दुनिया से अलग होती है, सुंदर और अनूठी। इसके पन्ने पलटते हुए हम सब अपनी जिंदगी के दुख दर्द भूल जाते हैं, किसी की कही हुई बुरी बातों की कड़वाहट भूल जाते हैं, अपने वर्तमान को भूलकर सपनों के रंगीन लोक में खो जाते हैं। अपनी जगह बैठे बैठे हम दूर के सुहाने जंगलों में, पहाड़ों पर, फूलों की घाटियों में घूम आते हैं। कल कल करती नदियों और झर झर झरते झरनों के किनारे पहुंच जाते हैं। 7 समुंदर पार, आकाश के परीलोकों, पाताल के यक्षलोकों और ग्रहों नक्षत्रों तक की सैर भी कराते हैं। किताब ही हमें हजारों साल पहले की दुनिया का हाल चाल बताती है, राज्यों के उत्थान पतन की खबर देती है, नए ज्ञान विज्ञान से परिचित कराती है, संतों, ज्ञानियों और नेताओं के अनुभवों का लाभ हम तक पहुंचाती है। इस तरह किताब थामकर हम प्रगति पथ पर आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं। किताब को आज के इस रूप तक पहुंचने में कई पड़ाव पार करने पड़े हैं। कागज का और उस पर छपाई करने वाली मशीन का आविष्कार 1000 साल पहले हुआ था। हालांकि किताब 5000 साल पहले अस्तित्व में आ चुकी थी। तुम कहोगे कागज नहीं था तो किताब कैसे थी? ऋषियों और संतों का दिया हुआ ज्ञान विज्ञान सुरक्षित कैसे रहा? तब आज की तरह न तो आबादी की इतनी भीड़ भाड़ थी, न इतने सारे कामों के पीछे भाग दौड़। गांव के आदमी को अपनी जरूरत की हर चीज गांव में खुद ही तैयार करनी होती थी, क्योंकि आने जाने के साधन बहुत कम थे। जीवन यापन कठिन था, परंतु जिंदगी सरल थी। एक साथ बहुत सी चीजों की तरफ ध्यान न होने से लोगों की स्मरण शक्ति तेज थी। अपने समय के ऋषियों की वाणी से निश्चित ज्ञान को लोग कंठस्थ कर लेते थे। यह ज्ञान गुरु अपने शिष्यों को और पूर्वज अपने वंशजों को कंठस्थ करा दिया करते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह यह परंपरा चलती रही। एक दूसरे से सुनते गाते लोग सीखते रहे। इस तरह समस्त मौलिक साहित्य की यात्रा जारी रही। जिस ज्ञान विज्ञान को याद रखना कठिन लगता था, उसे लकड़ी की छालों, भोजपत्रों आदि पर लिख लिया जाता था। कुछ खास चीजों को संभाल कर रखने के लिए चित्रों का सहारा भी लिया जाता था। ऐसा 6000 साल पुराना एक चित्र मेसोपोटामिया में मिला है। कच्ची मिट्टी की आधार पट्टियां बनाकर उन पर धार्मिक और नैतिक सूक्तियां लिख दी जाती थीं। इसी तरह महत्वपूर्ण दस्तावेज भी लिख दिए जाते थे। फिर इन पट्टियों को पकाकर लेखांकन को सुरक्षित रख लिया जाता था। चूंकि पद्य सरलता से कंठस्थ हो जाता है, इसलिए साहित्य पद्य में रचा जाता था। मौखिक कथन और श्रवण की इस परंपरा से ही हमारी श्रुतियाँ और स्मृतियाँ प्राचीन ज्ञान को हम तक पहुँचाने में सफल रही हैं। संसार में लिपियों का आविष्कार पहले हुआ, कागज का बाद में। फिनलैंड के लोगों ने मौखिक शब्दों को लिखित अक्षरों का रूप देकर पहली क्रमबद्ध वर्णमाला का आविष्कार किया। उन्होंने यह कारनामा ईसा से 1500 साल पहले कर लिया था। इसे सबसे पहले यूनानियों ने अपनाया, इसमें नए सुधार किए
अक्षरों के आकार को सरल बनाया, उनमें अधूरे स्वर वाले अक्षर भी जोड़े। पेड़ की छाल, पेड़ के पत्ते, चमड़े आदि पर लिखने का काम इसके बाद हुआ। मिस्र और भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पानी के एक पौधे पेपिरस के पत्ते लिखने के काम में लाए गए। कई पत्ते जोड़कर उनकी एक पट्टी बनाई जाती थी। फिर उस पट्टी को लकड़ी की डंडी पर लपेट दिया जाता था। शायद यही कारण है जो आज भी लिखने के काम में आने वाले कागज को पेपर कहा जाता है। ईसवी सन 1 में एक अज्ञात रोमन ने इन रीलों को एक आकार में काटकर इन लिखित पत्रों का एक पुलिंदा बनाया। इसे जोड़कर ही संसार की पहली पुस्तक का जन्म हुआ। भारत के प्राचीन इतिहास को भोजपत्रों पर लिखा गया। कलम की जगह मोर पंख की डंडी काम में लाई गई। इसके बाद चमड़े पर लिखने की पद्धति उपयोग में लाई जाने लगी। सन 105 में चीनियों ने किताब के लिए कागज का तोहफा दिया। उन्होंने कपड़ों के चीथड़ों, पेड़ की छालों, मछली पकड़ने के पुराने जालों को गलाकर लुगदी बनाई और उससे लेखन कार्य के लिए एक पदार्थ तैयार किया। इसी को बाद में कागज नाम दिया गया। आज भी कागज लकड़ी की लुगदी से ही तैयार होता है। लगभग 6 शताब्दियों तक यह आविष्कार पूर्व के इसी क्षेत्र में छुपा रहा। एक बार अरब घुमक्कड़ों ने कागज बनाने वाले कुछ चीनी कारीगरों को पकड़ लिया। तब बाहरी संसार के सामने कागज के आविष्कार का रहस्य खुला। किताब की जिंदगी में सन 1439 में अगला मोड़ आया। जोहान गटनबर्ग नाम के एक जर्मन नागरिक ने धातु से बने अक्षरों के टाइप का आविष्कार किया। इस पद्धति से छपाई बहुत धीरे हो पाती थी। गटनबर्ग को बाइबल की 190 प्रतियां छापने में 3 साल का समय लग गया था, पर इस आविष्कार का एक लाभ भी हुआ। किताबों की कीमतें 1/4 से भी कम हो गईं। तब आम लोगों में भी पढ़ने लिखने का चाव पैदा हुआ। देखते ही देखते यूरोप के सभी देश पुस्तकें छापने लगे। आज तो टाइप कंपोजिंग का काम हाथ के बजाय मशीनों से होने लगा है। यह जो किताब तुम्हारे हाथ में है, यह भी टाइप कंपोजिंग की पद्धति से तैयार की गई है। टाइप कंपोजिंग की ये मशीनें टाइप राइटर की तरह काम करती हैं। आज तो लेटर प्रेस प्रिंटिंग, लिथोग्राफिक प्रिंटिंग, ग्रेवरे प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग के अलावा फोटो कंपोजिंग मशीनें कंप्यूटरों द्वारा भी चलाई जाने लगी हैं। कुल मिलाकर पहले क्रमबद्ध वर्णमाला, फिर कागज के आविष्कार और फिर प्रिंटिंग प्रेस की मशीनों के आविष्कार ने पुस्तक छपाई के काम में अद्भुत क्रांति ला दी है। आज संसार में हर वर्ष लगभग 10 लाख किताबें छपकर प्रकाशित होती हैं, सभी तरह की, सभी विषयों की। पिछले कुछ दशकों से तो भारत में भी हजारों किताबें कागज पर नहीं, इंटरनेट के माध्यम से केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर ही छपी दिखाई देने लगी हैं। लेखिका आशा रानी बोहरा।